Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 22nd May of 2021 and it's a Saturday today. चलिए आज की द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले आज का हम लोग मैप क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा मैप क्वेश्चन है वो उसकी कंट्री जो है वो है अल्बेनिया। अल्बेनिया कंट्री है, ये आपको बताना है कि किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, साथ ही साथ इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल कौन सी है, और साथ ही साथ इसमें कौन सी करेंसी यूज़ होती है। ये तीन चीज़ आपको बतानी है इस कंट्री के बारे में। अल्बेनिया ये कहाँ पे पड़ती है, ये इसकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है। तो ये था आज का मैप क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट हो जाएंगे और जहाँ पर आप हमारे पीडीएफ नोट्स भी पा सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी। ये सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, वैक्सीनेट वियर मास्क फॉसी टेल्स इंडिया। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज की, ऐसा इनका कहना है। एंथनी फॉसी जो चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं यूएस प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यही सिर्फ की है कि जब हम पूरी क्या कहते हैं कंट्री को जब इम्यूनाइज कर लेंगे, वैक्सीनेशन लग जाएगा, इम्यूनिटी उनकी बूस्टअप हो जाएगी, तभी हम इस बीमारी से कोविड-19 से बच सकते हैं। वरना ये केसेस बढ़ते रहेंगे, कभी घट जाएंगे, कभी बढ़ने लगेंगे, तो इस तरह की कई कंडीशन आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा एंथनी फॉसी ने कि सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड हो रहा, वैक्सीनेशन के कुछ दिन बाद तक भी जब तक हर किसी को नहीं लग जाता, तब तक आप मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहने, जिससे हम इस तरह ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, ऐसा उनका कहना है। तो इस पूरी न्यूज़ में वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट पर्सनल गारंटर्स लायबल फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट। इसमें बात की गई जितने भी पर्सनल गारंटर्स हैं उनको पूरी लायबिलिटी होगी, कॉर्पोरेट वो लायबल होते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट के लिए, ऐसा उनका कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर किया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को जो आईबीसी नॉर्म्स के तहत है। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आईबीसी। आईबीसी का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है और क्या कहते हैं इसकी क्या नीड है इंडिया को, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। आईबीसी, आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसे इनैक्ट किया गया था 2016 में, जो होस्ट ऑफ लॉज थे उनको रिप्लेस करके। इसका एम था कि स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होते हैं फेल्ड बिजनेस के, उनको बूस्ट अप करना, स्पीड अप करना। जो कोड था ये कंसोलिडेट करता है प्रोविजन जो करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जो कॉमन फॉरम है डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के लिए, उनको एक तरह से कहते हैं उनके प्रोविजंस को पूरी तरह से कंसोलिडेट करना। ये कोड जो था वो स्टिमुलेट करता था रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो स्ट्रेस कंपनी है जिन्होंने मैक्सिमम 270 डेज कंप्लीट किया है उन लोगों को। ये क्यों था, व्हेन डज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अप्लाई, से कब अप्लाई किया गया था, इन मार्च दिस ईयर, कि मार्च को ही अप्लाई किया जाता है। द गवर्नमेंट रेज द थ्रेशोल्ड फॉर इन्वोकिंग इंसॉल्वेंसी अंडर द आईबीसी, कि रुपये 1 करोड़ से फ्रॉम 1 लाख इन विद अ व्यू टू प्रिवेंट टिगरिंग ऑफ सच प्रोसीडिंग्स की। जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको देखते हुए इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में भी जो इशू वो लोग क्या कहते हैं फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए इसे अप्लाई किया गया था मार्च 2020 में। इसे पहली बार मार्च 2020 में क्या कहते हैं पिछले साल अप्लाई किया गया, और इस बार भी ये अप्लाई हुआ है मार्च 2021 में। तो ये पिछली बार का जब अप्लाई किया गया था वो पैंडमिक को देखते हुए, और इस बार का भी पैंडमिक को देखते हुए कि जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कोड है वो क्रिएट करता है वेरियस इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी को ख़त्म करने के, इंसॉल्वेंसी की इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये कई इंस्टीट्यूशन बनाता है जो वो इसके रिजोल्यूशन को देखते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हाई कोर्ट क्वैशेस जीएसटी ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इसमें बात की गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्राइडे को कहा, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इम्पोजिशन जो जीएसटी लगता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में जो इम्पोर्ट किए जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटर्स एक लाइफ सेविंग डिवाइस है इसमें, और ये कोविड-19 पेंडेमिक में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, इसलिए उस पर जीएसटी लगाना पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको जल्दी से जल्दी स्क्वैश करना है, ऐसा उनका कहना है दिल्ली हाई कोर्ट को। अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या इस पर रिप्लाई करती है।
और 28 मई को हम जानते हैं कि जीएसटी मीट होने वाली है, तो जीएसटी मीट में भी इस पे लगता है डिसीजन लिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इन पे जीएसटी कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन कई बातों पे डिसीजन होना है। तो देखना है कि क्या डिसीजन उसमें होता है और दिल्ली हाई कोर्ट पे क्या रिप्लाई आता है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। आज का हमारा टारगेट 30+ लाइक्स का है, तो प्लीज़ इसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। अगली न्यूज़ आती है, इसराइल हैमस रीच ट्रूस आफ्टर 11 डेज ऑफ फाइटिंग। ट्रूस मतलब क्या होता है? ट्रूस मतलब होता है कि एक टेम्प्रेरी एग्रीमेंट, ये टेम्प्रेरी एग्रीमेंट जो कहते किया जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में कि लड़ाई ख़त्म की जाए, तो उसे कहते हैं ट्रूस। तो इसराइल और हमास के बीच में, दोनों के बीच में ये ट्रूस बनाया गया है 11 डेज ऑफ फाइटिंग के बाद। और क्योंकि जो डेथ टोल था, क्या है, जो लोगों की मरने की संख्या थी वो 243 243 पहुंच चुकी है। तो इसको देखते हुए कि और ज़्यादा डेथ्स ना हो उनकी कंट्रीज में, क्योंकि दोनों साइड के लोग मर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए ही दोनों के बीच में एक टेम्प्रेरी एग्रीमेंट बनाया गया है जिससे लड़ाई ख़त्म हो और पीस धीरे धीरे आ सके। ऐसा यूएस प्रेसिडेंट ने भी काफ़ी मदद की है। वाइट हाउस ने मिलके, इजिप्ट के साथ मिलके इस एग्रीमेंट को, टेम्प्रेरी एग्रीमेंट को बनाने में क्या कहते हैं, पूरी सहायता की है। तो इसमें वही बात की गई है पूरे न्यूज़ में। जैसे आप देख सकते हैं, फ्लैग कहते हैं पैलेस्टीनियंस वेविंग नेशनल फ्लैग इन फ्रंट ऑफ द डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम, कि वो इस टेम्प्रेरी एग्रीमेंट के बाद खुशी मना रहे थे। दोनों कंट्रीज़ के लोग ने खुशी मनाई, क्योंकि जो डेथ टोल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, दोनों साइड से लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अ ग्रीन वे वॉरियर टू द कोर इज़ नो मोर। जैसे आप जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट। इनको आपने छोटे से पढ़ा होगा, जब आप छोटे होंगे तब से आप इनको पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे आपने चिपको मूवमेंट या जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो हिमालय में ट्री फॉरेस्टेशन शुरू हुआ था, जो डैम्स बन रहे थे, उनके ऊपर, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही लिया था। वो काफ़ी फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और काफ़ी अच्छे भी थे। ये इनकी गांधीयन फिलॉसफी पे ये वर्क करते थे, और इनकी डेथ जब हुई अभी 94 साल के थे। इन्होंने, जब आप जानते हैं कि चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है और वो 1970s का मूवमेंट है, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये इसके फाउंडर भी थे चिपको मूवमेंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है। तो ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने जो डैम्स बन रहे हैं हिमालय पे, उसके अगेंस्ट भी 1980 में काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया था। साथ ही साथ जो टहरी डैम बना है उसके खिलाफ भी इन्होंने 2 बार हंगर स्ट्राइक रखी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी, लेकिन वो आखिरकार बन गया। इनकी जो स्ट्राइक्स थी उनको ध्यान में नहीं रखा गया, और काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत भी उस वक्त ख़राब हो गई थी। इन्होंने कई डिकेड्स तक उसके खिलाफ वर्क किया। इन्होंने अपने आश्रम, जो सिलियारा आश्रम है तहरी गिरवाल, वहाँ रहते थे ये। इन्होंने कई यंग, नई जनरेशन के लोगों को भी मोटिवेट किया। इन्होंने कई, क्या कहते हैं, कई तरह से हेल्प किया। और क्या कहते हैं, इन्होंने, इनका काफ़ी ज़्यादा सादा बिहेवियर था। क्या कहते हैं, खादी का कपड़ा पहन के और एक झोला टांग के ये चलते थे, तो इनको कोई पहचान, क्या कहते हैं, दूर से भी पहचान लेता था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल इंसान थे और इन्होंने कई बार वर्क किया। जैसे इन्होंने उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर उस वक्त चला था, कश्मीर से कोहिमा, वो भी पद यात्रा, 81 से 82 के बीच में। और जो पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और वो एक लैंडमार्क है आज तक कि इतना 4000 किलोमीटर कोई चला हो, वो क्या कहते हैं, लोगों को अंदर पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और ये, इनके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज़। और ये पढ़ने की बात भी है, पढ़ना भी चाहिए हर किसी को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हॉस्पिटल्स मस्ट रिजर्व बेड्स फॉर सर्टेन कैटेगरीज। इसमें बात की गई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ जो बेड्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्व कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप पीएम की तबीयत ख़राब हो गई या प्रेसिडेंट की ख़राब हो गई, तो आप उन्हें नहीं मना कर सकते, तो उनके लिए बेड्स होने चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ बेड्स को रिजर्व कर दिया जाए। क्या कहते हैं, जैसे पीएम या प्रेसिडेंट किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो उनको वो बेड्स मिल सके। क्या कहते हैं, ऐसा बैक बेंच ने कहा है। तो देखना है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस पर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हरियाणा टू बियर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएल पेशेंट्स। इसमें बात की गई है कि हरियाणा गवर्नमेंट जितने भी जो बीपीएल पेशेंट्स हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, जो कोविड-19 पेशेंट्स हो चुके हैं, उनका पूरा कॉस्ट, जो उनकी, जो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जो उनकी कॉस्ट आती है, जो उनका
बिल बनता है वो पूरा हरियाणा गवर्नमेंट देखेगी, ऐसा हरियाणा के सीएम क्या कहते हैं सीएम मनोहर लाल जी ने कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा फोकस इस पर भी होना चाहिए कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे, कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लोगों के हो रहे हैं, जैसे हमने देखा कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा इस वक्त न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी कर रहा है, काफ़ी केसेस देखेगा धीरे धीरे, हर स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पे जैसे राजस्थान में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है, दिल्ली में भी एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है, यूपी में नोटिफिएबल डिसीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस तरह की कई स्टेट्स ने इसे डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है ये ब्लैक फंगस ही ये मानिए आप, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इसके नीचे ही आती है, 80 ऑफ उड़ीसा ट्राइबल ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव, कि जो उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो पीवीटीजीस में आते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कई सबसे ज़्यादा जो 75% जो केसेस पॉजिटिविटी रेट है वो इन ट्राइबल ग्रुप्स में देखा गया है, जो 80 केसेस पाए गए हैं। तो काफ़ी सोचने की बात है इन वन वीक, कि पिछले एक हफ्ते में 80 केसेस, तो काफ़ी सोचने की बात है कि वहाँ के जो पॉजिटिविटी रेट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ज़रूरी है कि टेस्टिंग वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी हो और देखा जाए कि कोई इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा हो तो सबको क्या कहते हैं दवाई प्रोवाइड हो, हर पॉसिबल जो हो सब कुछ उनको प्रोवाइड होना चाहिए। चलिए तो इसमें इम्पॉर्टेंट आता है पीवीटीजीस। ये पीवीटीजीस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसको हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। पीवीटीजीस इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 8.6% टोटल पॉपुलेशन के। ये जो पीवीटी जो होते हैं ये मोर वनरेबल होते हैं अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे मोर डेवलप्ड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स जो टेक करते हैं मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स को यूज़ करते हैं। 1973 में देखा गया था कि धेवर कमीशन जो बनाया गया था उसने इसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया गया, एक सेपरेट कैटेगरी। उसके बाद वो जो लेस डेवलप्ड होते हैं अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स उनको इसमें रखा जाता है। 2006 में देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिनेम किया गया पीटीजी, फिर उसके बाद पीवीटीजी रख दिया गया। इसके हिसाब से 1975 में देखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से ग्रुप्स पीवीटीज हैं कौन से नहीं हैं, और उन्होंने 52 सच ग्रुप्स को डिक्लेयर किया गया था 1993 में। फिर 1993 में 23 और लोगों को जोड़ दिया गया। 1975 में 52 थे, फिर 1993 में 23 और जोड़े, जिसके बाद हो गए 75। उसके बाद क्या कहते हैं धीरे धीरे क्या कहते हैं सेलेक्ट हुए, और जिसके बाद आउट ऑफ 705 जो थे उनमें से 75 पीवीटीजीज को सिलेक्ट किया गया था। अमंग द 75 लिस्ट है जो पीवीटीजीज हैं, सबसे ज़्यादा जो उनमें से पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स में सबसे जो ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो उड़ीसा में ही हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, मॉनसून रीचेस अंडमान एंड निकोबार, कि साउथ वेस्ट मॉनसून अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुंच चुका है, ऐसा एमडी का कहना है। तो जो एक तरह से मेन लैंड पहुंच चुका है, और जब लास्ट वीक ऐसा माना गया था कि एमडी ने कहा था कि मॉनसून लाइकली टू मेक एन ऑनसेट ओवर केरला ऑन May 31st, कि अ डे हेड ऑफ इट्स नॉर्मल शेड्यूल, की जो नॉर्मल शेड्यूल है उससे पहले 31 मई को केरला पहुंच सकता है मॉनसून, और क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुंच चुका है। तो अब देखना है कि केरला कब पहुंचता है, और माना जा रहा है कि 31 मई को पहुंच जाएगा मॉनसून केरला में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, आईएनएस राजपूत जो है यूएसएसआर एरा का जो आईएनएस राजपूत था उसे डीकमीशन कर दिया गया है कल विशाखापट्टनम में, जो नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे इसे डीकमीशन कर दिया गया है। 41 साल की इसकी सर्विस रही है और अब इसे डीकमीशन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि आईएनएस राजपूत जो था वो यूएसएसआर एरा का था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन कौन से क्या कहते हैं इनमें से कौन कौन से जो शिप्स हैं उन्हें डीकमीशन कर दिया गया, ये भी इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, यूपी टू डिक्लेयर ब्लैक फंगस नोटिफिएबल डिसीज। इसमें बात की गई है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिसीज अंडर द एपिडेमिक्स डिसीज एक्ट के तहत नोटिफिएबल डिसीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा सीएम का कहना था। उन्होंने कहा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर कर देना चाहिए ऑन द लाइन्स ऑफ कोविड, उसके बाद ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट आई सीएम के द्वारा, यूपी सीएम के द्वारा, और अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, जल्दी ऑफिशियल नोटिस भी इशू की जाएगी, ऐसा न्यूज़ में था। चलिए इसके बगल में ही न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था यूपी हेल्थ केयर के ऊपर। क्या कहते हैं उन्होंने कहा था कि सब जो पेंडेमिक के समय जो उत्तर प्रदेश के स्मॉल सिटीज़ या विलेजेस में जो कंडीशन है मेडिकल सिस्टम की वो पूरे राम भरोसे है। ऐसे स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को
जो वैकेशन बेंच थी जस्टिस विनीत सरन और बियास गवाई की, उन्होंने रिमार्क किया हाईकोर्ट की डायरेक्शन को पूरी तरह से मे बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट की। जो उनका डायरेक्शन दिए गए थे हाई कोर्ट के गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, वो पूरी तरह से डिफ़िकल्ट थे काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में। तो उस पर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है और उसके क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को अभी स्टे पे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बिडेन हिल्स ट्रूथ से इट्स एन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स पीस। इसमें बात की गई है जो क्या कहते हैं इसराइल और हामा के बीच में जो इशू चल रहा था, जो गाजा अटैक हुए इसराइल की तरफ से और इसराइल और हमास के बीच में जो इशू था उसके बीच में ट्रूथ डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे हमने फर्स्ट पेज न्यूज़ थी। और बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने कहा ये एक स्टेप है पीस की तरफ और उन्होंने पूरी तरह से इसके क्रेडिट दिया इजिप्ट को कि उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया वाइट हाउस के साथ मिल के इस क्या कहते हैं जो ट्रूस है जो एक टेम्पररी एग्रीमेंट है दोनों के बीच में उसको डिक्लेयर करने में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है चाइना ऑफर्स 3 बिलियन क्या कहते हैं असिस्टेंस जैब्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ की। असिस्टेंस के लिए जैब्स के लिए क्या कहते हैं वैक्सीन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया है चाइना ने। तो बीजिंग ने ऑफर किया है फ्री वैक्सीन टू 80 कंट्रीज़, ऐसा इसमें बात की गई है। तो इसमें चाइना के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे अलग अलग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए कई क्या कहते हैं इशू कई क्या कहते हैं हेल्प की है, किस क्या कहते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, वैक्सीन प्रोवाइड की है। इसके बगल में ही न्यूज़ आती है नेटो टू फंड काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है नेटो, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए नेटो क्या है। इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग। ये आपको याद नहीं रहेगा, नेटो पता होना चाहिए क्या है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी क्वेश्चन आए तो नेटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा, जो वॉशिंगटन ट्रीटी जिसे कहा जा सकता है। अप्रैल 4 1949 में यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और सर्वल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के बीच में जो एक प्रोवाइड करते थे कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ये की प्रोविजन था ट्रीटी का द सो कॉल्ड आर्टिकल 5, जो स्टेट करता था कि इफ वन मेंबर ऑफ द अलायंस इज अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इट इज़ टू बी कंसिडर अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। की अगर किसी भी एक मेंबर्स पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगी कि हर मेंबर्स पे अटैक हो रहा है। दैट इफेक्टिवली पुट वेस्टर्न यूरोप अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। इसीलिए वो क्या कहते हैं हमेशा से हम जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो ऑफ द यूएस के नीचे ही रहता है। नेटो हैज़ वंस इन्वोक्ड आर्टिकल 5 ऑन सितंबर 12 2001, जब 9/11 अटैक्स हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस, तब इसे इन्वोक किया गया था। एज ऑफ 2019 there are 29 member states, with Montenegro becoming the latest member to join the alliance in 2017। Montenegro ही लास्ट मेंबर 2017 में जो ऐड किया गया इसमें। France withdrew from the integrated military command of NATO in 1966 but remained a member of the organization। इन्होंने अपने विड्रू किए थे इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड नेटो से, लेकिन अभी भी वो मेंबर है। इट resumed its position NATO's military command in 2009। फिर 1966 में कहते हैं फ्रांस ने अपने मिलिट्री कमांड को हटा लिया था, लेकिन 2009 में फिर से उसने अपने मिलिट्री कमांड को नेटो में जोड़ दिया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आरबीआई टू पे 99,122 करोड़ रुपीस सरप्लस टू सेंटर, कि इतना ज़्यादा सरप्लस अमाउंट कहते हैं दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। सेंट्रल बैंक बोर्ड ने कहा है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ हायर देन एक्सपेक्टेड सम फॉर जुलाई टू मार्च अकाउंटिंग पीरियड जो था उसमें ज़्यादा वो सरप्लस अमाउंट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि ये जो कहा गया है इट इज़ नॉट इनफ टू क्वेश्चन द डैमेज फ्रॉम अ क्रिपलिंग सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। ये जो सरप्लस अमाउंट दिया गया है, ये जो कोरोना वायरस का इशू है जो सेकेंड वेव आया है उसका, उससे लड़ने के लिए दिया गया है मैक्सिमम अमाउंट, जो सरप्लस अमाउंट है, जिससे हम क्या कहते हैं लड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लोग खरीद सकें और लोगों को लग सके, जिससे हम इससे पूरी तरह से इस चेन को ब्रेक करने में हेल्प कर सकें। चलिए आप देखते हैं आज के एडिटोरियल्स को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। अब देखते हैं एडिटोरियल्स को। पहला एडिटोरियल जो है वो एक्सटेंडिंग सेफ्टी। जैसे हमने देखा है कि वैक्सीन डोजेस के ऊपर कई इशू हो गए, जैसे 3 महीने बढ़ा दिया गया है जो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के बीच में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवा सकते 3 महीने तक। 3 महीने आपको वेट करना होगा, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ किसी ने प्लाज्मा डोनेट किया है या प्लाज्मा से अपने को रिकवर किया है तो वो लोग भी क्या कहते हैं नहीं लगवा सकते 3 महीने तक, 3 महीने वेट करना पड़ेगा तब आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसमें बात की गई कि जो वैक्सीन डोजेस के जो समय को बचाने के लिए, क्योंकि इतने डोजेस अवेलेबल नहीं है और क्या कहते हैं, तो इसलिए लोगों के बीच में जो
इशू है जो वैक्सीन ख़त्म होने का, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इशू चल रहा है। तो उस पर कहा गया है कि इस पूरे एडिटोरियल में कि उसको क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस खरीदने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि क्या कहते हैं बढ़ाने की, क्या कहते हैं कि बढ़ा दिया फिर क्या कहते हैं लोगों को अंदर हो नहीं पाया वैक्सीनेशन, और कहते हैं जिससे दिक्कतें और बढ़ जाएँ, जो सेकंड वेव है ख़त्म ना हो, थर्ड वेव शुरू हो जाए। तो इस तरह की इशू ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगनी चाहिए। इसमें ये भी कहा है कि द एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू प्रिवेंट सीवियर डिसीज़ और डेथ और जितने भी पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो फॉलो किए जाएँ। उसके नीचे ही इशू आता है फिल्थफुल अप्रोच। इसमें बात की है कि इंडिया के पास भी एक डेटा प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए इन प्लेस बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप। कि जैसे हमने देखा कि सेंटर ने नोटिस भेजा मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को कि जो उनके अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कहती है कि लोकेशन और नंबर जो है वो फेसबुक के साथ शेयर होगा आपका, अगर आप व्हाट्सएप में रजिस्टर हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल हटा दी तो हट जाएगा, लेकिन अगर आप मेंबर हैं व्हाट्सएप के तो वो आपका पेरेंट जो आपका फेसबुक है उसके साथ वो शेयर किया जाएगा। तो उस पर वो सेंटर ने कहा है, क्या कहते हैं कि ये प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरह से वॉयलेट करती है। तो क्या कहते हैं एक डिसीजन लेना है, अब देखना है कि व्हाट्सएप की तरफ से क्या रिप्लाई आता है इस पर। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसके बगल में ये एडिटोरियल आता है द एड्स फाइट्स ओवर ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। इसमें बात की गई, जैसे हमने देखा कि ग्लोबल हर्ड कम्युनिटी की ज़रूरत है इस वक्त, और कई नए स्ट्रेन्स फाउंड हुए हैं कोविड-19 के जो इमर्ज कर रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए हार्मफुल है, कुछ बड़े लोगों के लिए हार्मफुल है, कुछ से डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के कई इशू हैं जिसके कारण एक ज़रूरी है कि हम वैक्सीन को लोगों तक लगाएं, और जो पेटेंट की बात है वैक्सीन पेटेंट की, उसको हम लोग उससे क्या कहते हैं ख़त्म करें जहाँ पे भी ख़त्म हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाए जा सकें और कंपनीज बनाएं उन्हें, जिससे हम इस कोविड बैटल से अच्छी तरह से लड़ सकें। तो इसमें वही पूरे में एडिटोरियल में यही बात की गई है। तो आप पढ़ सकते हैं ये 3 एडिटोरियल्स को, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स ये आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।